क्या खत्म हो जाएगी रूस और यूक्रेन की जंग और इसको लेकर रूस और अमेरिका के बीच बन गया है कोई रजामंदी का फॉर्मूला? रूस यूक्रेन के साथ साथ गाजा को लेकर भी क्या मार्को रूबियो ने सऊदी अरब में किया है कोई नया समझौता? क्या है कतर और इजिप्ट का बुलडोजर वाला प्लान? क्योंकि गाजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं कतर और इजिप्ट के बुलडोजर, वो क्या करने जा रहे हैं? रूस और अमेरिका ने हाथ मिला लिया तो आखिर कहां जाएंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की? रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी से आखिर क्यों घबराए हुए हैं यूरोप के मुल्क? कतर के अमीर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आखिर गाजा के मुद्दे को लेकर क्या हुई है बातचीत? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन। रूस और यूक्रेन की जंग का मोर्चा हो या इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रही जंग, पश्चिम एशिया का तनाव, बीते करीब 3 सालों से दुनिया इस टेंशन को देख रही है। 3 साल होने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग को और 15 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे टकराव को। लेकिन इन दोनों ही लड़ाई के मोर्चों पर ब्रेक लगाने के लिए क्या फॉर्मूले बन रहे हैं और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैठकों का जो दौर चल रहा है उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बनने जा रहा है? सबसे पहले जरा नजर डालिए इस नक्शे के ऊपर, क्योंकि इस नक्शे के अंदर आपको 2 इलाके नजर आएंगे जिनके बीच की दूरी करीब 2131 किलोमीटर की है। यानी हम बात करें इजराइल की, जहां पर यह गाजा पट्टी का इलाका है, यहां से लेकर यूक्रेन का यह मोर्चा जहां रूस के साथ उसकी जंग चल रही है, खासतौर पर दान्यास्क और लुहांस्क का इलाका जहां से रूस की फौजों के साथ में यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे हैं। और साथ ही यह टकराव पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं कि आखिर क्या इस युद्ध को बंद करने को लेकर बड़ा समझौता हो गया है, कोई नया फॉर्मूला बना है। और वो फॉर्मूला दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बना है, रूस और यूक्रेन में नहीं बना है, बल्कि ये सब कुछ तय हुआ है यहां पर मिडिल ईस्ट में, यानी सऊदी अरब में। क्योंकि सऊदी अरब के रियाद में पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, दोनों की मुलाकात यहां हुई। आखिर सऊदी अरब के अंदर यह मुलाकात क्यों हुई? सऊदी अरब की क्या बड़ी भूमिका है? सऊदी अरब की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तीर से 2 निशान है। यानी मार्को रूबियो सऊदी अरब इसलिए भी आए थे ताकि वो सऊदी अरब को समझा सकें कि इजराइल के साथ खड़ा होना इस समय जरूरी है। और हमास को लेकर खास तौर पर जिस तरीके का बयान आया था सऊदी अरब की तरफ से, इजराइल और सऊदी अरब के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब को जो सलाह दी थी कि अगर फिलिस्तीन के लोगों की इतनी ही चिंता है तो यहां पर बसा लिया जाए, सऊदी अरब के पास बहुत सारी जमीन है, उसको लेकर बड़ा तनाव खासतौर पर पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर चल रहा था। और इस मिडिल ईस्ट के इलाके के अंदर, इस वेस्ट एशिया के इलाके के अंदर इस टेंशन को कम करने के लिए मार्को रूबियो यहां पर पहुंचे। और मार्को रूबियो की ये जो मुलाकात थी ये होस्ट की सऊदी अरब ने। जरा इस बयान को देखिए। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ाज़ अल सऊद यानी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में, या कह लीजिए कि उनकी मौजूदगी में, उनके निमंत्रण के ऊपर सऊदी अरब के अंदर बैठक हुई रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच। ये रूस और अमेरिका के बीच में बड़ा हाई लेवल कॉन्टैक्ट था। इससे पहले इन दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भारत में हुई थी जब G20 के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी, लेकिन वो औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो एक अनौपचारिक सी रूबरू भेंट थी। लेकिन ये औपचारिक बैठक हुई है और ये बैठक जो है वो सऊदी अरब में हुई। और ये तस्वीर दुनिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये तस्वीर बहुत सारी चीजें बदलने वाली तस्वीर है। यह है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के तौर पर अगर देखें तो सबसे अनुभवी, सबसे उम्रदराज विदेश मंत्री हैं ये सर्गेई लावरोव। और साथ ही हैं ये मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। और साथ ही इनके ये खड़े हैं माइक वॉल्ट्ज जो कि अमेरिका के NSA हैं। तो अमेरिका की एक हाई प्रोफाइल टीम पहुंची थी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया में उनकी ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के अंदर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है? ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जरा इन तस्वीरों को देखिए क्योंकि इस बातचीत के साथ में यह तय किया जाएगा। देखिए यहां पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के
जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठे हुए हैं, साथ ही मार्को रूबियो बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सर्गेई लाव्रोव भी नजर आ रहे हैं, माइक वॉल्ट्ज नजर आ रहे हैं। और ये बातचीत होनी थी कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को बंद कैसे किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये जगह, ये सेटिंग, ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर ये मुलाकात हो रही है और इस सऊदी अरब की मुलाकात को लेकर और खास तौर पर रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर मार्को रूबियो और माइक वॉल्ट्ज की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा वो भी सुन लीजिए। And here we are less than a week later at the highest level of the U.S. and Russian government, and we expect to continue to drive that pace to not only end the war, but then to unlock what could be very productive and stabilizing relationships going forward. यानी रूस और अमेरिका के बीच में ये उच्च स्तरीय जो बैठक है, ये मुलाकात है, ये चलती रहनी है, आगे बढ़नी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में मुलाकात होनी है। यानी ये तस्वीर एक बार फिर दोहराई जा सकती है। ये तस्वीर 2017 की तस्वीर है, जब G20 के हाशिए के ऊपर दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद से समीकरण बदले। हालांकि मुलाकात जो है वो जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की भी हुई थी, लेकिन उसके बाद हालात कुछ इस तरीके से बदले, कोविड आ गया, कोविड के बाद में रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई और उसके बाद में दोनों के रिश्ते यहां तक खराब हो गए कि जो बाइडेन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हत्यारे हैं व्लादिमीर पुतिन। हालांकि उसके बाद ऑल द बेस्ट और गेट वेल सून जैसी बातें व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडेन के लिए कही थी। जो बाइडेन अब जा चुके हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और दोनों के बीच में, यानी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत हो चुकी है। और इस बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछे गए थे और साथ ही सऊदी अरब के अंदर क्या कुछ होना जा रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने क्या कहा था, जरा उसे भी गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये मुलाकात और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब सवाल जवाब उनसे पत्रकारों ने किया, तो उन्होंने कहा, द लेटेस्ट विद द नेगोशिएशंस इन सऊदी अरेबिया, व्हाट ही इज टॉकिंग, वी आर मूविंग अलॉन्ग, हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम रूस के साथ में शांति चाहते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच शांति चाहते हैं। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट, इट्स अ वॉर दैट शुड हैव नेवर स्टार्टेड। ये लड़ाई तो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि यदि वो राष्ट्रपति होते तो ये जंग शुरू ही नहीं होती, क्योंकि वो पुतिन को भी मना कर देते, वो ज़ेलेंस्की को भी मना कर देते और ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती। क्योंकि फरवरी का ही वो महीना था जब 2022 के अंदर ये जंग शुरू हुई थी। 24 फरवरी 2022 को ये जंग शुरू हुई। तब उस समय मैं यूक्रेन में मौजूद था और उसके बाद से दुनिया का जो घटनाक्रम है, दुनिया के जो घटनाक्रम तेजी से बदले, उसने पूरी दुनिया को इस मामले को लेकर चिंतित बना दिया, क्योंकि इसका असर, इस लड़ाई का जो असर है वो दुनिया में हर सेक्टर में देखने को मिला है। खासतौर पर दुनिया की आर्थिक रफ्तार पर भी इसका असर देखने को मिला है। लेकिन अमेरिका में जब तक जो बाइडेन की सरकार रही, तब तक यूक्रेन को इस बात का समर्थन भी मिलता रहा और ये लड़ाई चलती रही। लेकिन अब जैसा कि मार्को रूबियो और माइक वॉल्ट्ज ने कहा है कि ये लड़ाई हम खत्म करवाना चाहते हैं और इसके लिए हम बात कर रहे हैं। माइक वॉल्ट्ज ने यहां तक कहा कि इससे पहले तक, यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले तक, तो बात और चर्चा ये हो रही थी कि अगर ये लड़ाई खत्म हुई तो क्या होगा। लेकिन हम यहां भाषा बदलने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, और ये भाषा बदली है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, और अगर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाथ मिला लिया, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, दोनों के बीच में रजामंदी हो जाती है, तो आखिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का क्या होगा। आपको क्या लगता है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां जाएंगे? क्या वो यूक्रेन से बाहर भी जा सकते हैं? उनका क्या होगा? क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत घबराए हुए हैं। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां पहुंचे, बताता हूं आपको। हालांकि मैं आपको यह बताऊं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां पहुंचे, उससे पहले जरा यह भी देख लीजिए, क्योंकि इसी मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्को रूबियो, माइक वॉल्ट्ज ने की, तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव की तरफ से भी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में, यानी अमेरिका और रूस के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और दोनों ने यह तय किया है कि हम आगे भी संपर्क जारी रखेंगे। दोनों एक विशेष एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं और साथ ही जल्दी ही व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात होगी, जिसको लेकर खुद डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत दे चुके हैं। हालांकि ये संकेत जाहिर तौर पर चिंता तो बढ़ाएंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी, और ज़ेलेंस्की इसीलिए जो है वो इस समय कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जो रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं मारिया ज़खारोवा, उनकी तरफ से बयान आया कि हम जो रेडिकल नेशनलिस्ट हैं, यानी जिस तरीके से नाजी वो कहते हैं यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन में, साथ ही मारिया ज़खारोवा और रूस का विदेश मंत्रालय, खासतौर पर रूस के नेता जिस तरीके से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी टीम को नियो नाजीज कहते हैं, उसी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि अब
ये वेस्टर्न पावर्स को भी समझ लेना चाहिए कि डिक्लेयर्ड अ चेंज ऑफ पावर इन यूक्रेन एंड बिगन एनकरेजिंग देम। ठीक है, तो यानी ये सहमति होनी चाहिए कि अब इस तरीके से नहीं चल सकता है। द ओनली रिक्वायरमेंट वॉज टू ऑनर द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द अपोजिशन साइंड विद द मीडिएशन ऑफ जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड। यानी जो मिन्स्क समझौता हुआ था सितंबर 2014 में, उसको लेकर यहां पर जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका बयान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि यहां चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। तो जरा ये देखिए, इन माई मीटिंग विद द सऊदी अरेबिया, देखिए जैसा मैंने कहा, एक तीर से दो निशाने यहां पर होने थे। दोहरे निशाने क्या हैं? माई मीटिंग विद द सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान was reaffirmed our commitment to implementing the ceasefire in Gaza and ensuring Hamas release all hostages। यानी मार्को रूबियो यहां पर दोहरे मिशन पर आए थे। एक मिशन था कि हमास के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, साथ ही सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों में रिपेयर का काम किया जाए, जो टेंशन बढ़ रहा है उसे कम किया जाए। साथ ही रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात के लिए हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से ही ये ऑफर किया गया हो कि क्यों न सऊदी अरब इसे होस्ट करे, ताकि सऊदी अरब का भी दबदबा और रुतबा बढ़ता हुआ नजर आए। अमेरिका की तरफ से हो सकता है कि ये संकेत दिए गए हों, और इसी के बाद अमेरिका ने ये जो मीटिंग की रूस के विदेश मंत्री से, वो सऊदी अरब की जमीन पे की। लेकिन जो असली निशाना है वो कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका के संबंधों के साथ साथ सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों में रिपेयर का काम भी है। और शायद यही मिशन वो लेकर पहुंचे थे, क्योंकि सऊदी अरब एक बड़ा पावर सेंटर है और सऊदी अरब को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल्सो डिस्कस्ड ways to enhance our economic and defense cooperation and advance our shared interest in stability and prosperity across the region। ये जो भाषा लिखी हुई है, इस भाषा का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि हम सऊदी अरब के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जो टेंशन इजराइल और सऊदी अरब के बीच बढ़ रहा था, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया था कि ये जो गाजा का प्लान है, यानी गाजा से लोगों को निकालने का जो प्लान है, वो सऊदी अरब को मंजूर नहीं है, इजिप्ट को मंजूर नहीं है, कतर को मंजूर नहीं है, जॉर्डन इस चीज को लेकर परेशान है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इस जिद पर अड़े हुए हैं कि गाजा तो खाली होना चाहिए, वहां पर नई इमारतें बनना चाहिए, लेकिन सऊदी अरब को साधना बहुत जरूरी है इस काम के लिए। और इसीलिए हो सकता है मार्को रूबियो का ये जो दोहरा मिशन था वो सऊदी अरब को साधने का भी था, क्योंकि सऊदी अरब ये कह चुका है कि जब तक अलग फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बनता है, इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बनता है, तब तक इजराइल और सऊदी अरब के संबंध सामान्य होंगे। इस बात को भूल जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्को रूबियो का यह मिशन सऊदी अरबिया था, एक साथ दोहरे मिशन को साधने का, यानी रूस यूक्रेन की जंग बंद करने के साथ साथ सऊदी अरब को इस बात के लिए भी संभालना था कि वो इजराइल के साथ में जो बढ़ रहा टेंशन है उसे कम करे। क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं, यहां से जो रास्ता निकलना है, भारत से, यहाँ से यूएई होते हुए जो रास्ता निकलना है, जो सऊदी अरब से होते हुए यहाँ पर जाना है, जिसे हम कहते हैं आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आईमैक का जो रास्ता है, ये आईमैक का रास्ता इसी तरफ से जाना है और इसके लिए ज़मीन तैयार की जानी है। अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच में टेंशन रहता है तो ये रास्ता नहीं बनेगा, और इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। G20 की बैठक जो भारत में हुई थी, उस बैठक के अंदर ही इस मामले को लेकर रजामंदी बनी थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी भूमिका कतर की है, क्योंकि कतर जो है वही इस समय एक तरीके से गारंटर ऑफ पीस है, क्योंकि कतर के अंदर हमास का भी डेलीगेशन है और कतर के अमीर इस समय भारत में हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दौरान भी गाजा के मुद्दे पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। यहां पर जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और घटनाक्रम किस तेजी से बदल रहा है उसका जरा एक नमूना ये भी देखिए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी इस समय अरब के क्षेत्र में थे, यानी जिस समय सर्गेई लाव्रोव सऊदी अरब पहुंचे थे तो उसके ठीक पड़ोसी मुल्क में, रूस का पड़ोसी मुल्क और यूक्रेन, और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मौजूद थे। हालांकि यह कहने को द्विपक्षीय संबंध ठीक करने का मामला था, दोनों के बीच में साझेदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके लिए ये पहुंचे थे ये, लेकिन कहीं ना कहीं एक काउंटर राजनीति की कोशिश भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएई के साथ में वो साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सऊदी अरब और यूएई के साथ साथ वो एक अरब के क्षेत्र के अंदर भी एक पावर सेंटर का जो गेम है उसको भी खेल सकें, और इसीलिए यूएई पहुंचे हैं। आप दोनों की जरा ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए कि हम कहां की बात कर रहे हैं।
यूएई यहां पर है जहां पर ज़ेलेंस्की पहुंचे, और साथ ही सऊदी अरब जहां पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहुंचे। तो दोनों कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि एक पावर जो इक्वेशन है वो यहां से खेली जा सके। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में एक पावर का खेल जो है वो यूरोप में भी चल रहा है। ये ट्वीट है डोनाल्ड टस्क का। डोनाल्ड टस्क कौन है? डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी तरफ से ये जो ट्वीट किया गया है, नीदर पोल्स और सजेशंस फ्रॉम द हीटेड कमेंटर्स विल इन्फ्लुएंस माय डिसीजन ऑन यूक्रेन, पोलैंड सिक्योरिटी दैट इज माय सोल गाइडिंग प्रिंसिपल, this is what the government actions and effort of our diplomacy serve in agreement with all our allies on Ukraine। बड़ी ही इंटरेस्टिंग जद्दोजहद चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो यूरोप को एक सख्त संदेश देते हुए ये बताना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा की गारंटी आप खुद करिए। साथ ही वो यूक्रेन को भी कह चुके हैं कि अमेरिका अब मुफ्त में आपको हथियार और आर्थिक मदद नहीं देने जा रहा है। साथ ही वो रूस के साथ हाथ मिला रहे हैं। हालांकि यहां पर एक रोचक चीज मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के से जब सवाल पूछा गया था इस चीज को लेकर कि क्या वुड यू अलाउ यूरोपियंस टू बाय यूएस मेड वेपन्स फॉर यूक्रेनियन, तो यहां पर हथियार के मुद्दे पर दोस्ती बरकरार रहेगी, हथियार जो हैं वो देते रहेंगे, लेकिन किस पे? वुड यू अलाउ यूरोपियंस टू बाय, यानी यूरोप खरीदता है अमेरिका से हथियार यूक्रेन को देने के लिए, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को कोई आपत्ति नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के लिए राजी हैं कि अगर यूरोप के देश खरीदते हैं हथियार अमेरिका से, यूएस मेड वेपन्स फॉर यूक्रेन, तो हाँ, हम वो ये देने के लिए तैयार हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की सेड टुडे दैट रशिया इज गोइंग टू वेज वॉर ऑन नेटो, डू यू एग्री? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात से सहमत हैं कि रूस नाटो के साथ जंग करने जा रहा है? तो एक यहां देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस की तरफ से कह रहे हैं, नो आई डोंट एग्री विद दैट, नॉट इवन अ लिटिल बिट। मैं इससे जरा सा भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि रूस नाटो के साथ जंग करने जा रहा है, लड़ाई शुरू करने जा रहा है। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी तेजी से बीते 24 घंटों के अंदर बदली है, और इन 24 घंटों के भीतर एक बड़ी मुलाकात जो है वो यूरोप में हुई है। यूरोप में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, यानी जैसे ही सऊदी अरब के अंदर सर्गेई लावरोव और मार्को रूबियो के बीच में मुलाकात हुई, बैठक हुई, तो साथ ही दूसरी तरफ एक इमरजेंसी, एक आपात बैठक बुलाई गई यूरोपीय यूनियन के नेताओं की, जिसके अंदर जॉर्जिया मेलोनी मौजूद थी, जहां जिसमें जो है इमानुएल मैक्रोन मौजूद हैं, डोनाल्ड टस्क मौजूद हैं, साथ ही जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं वो मौजूद हैं, ओलाफ शोल्ज जो हैं जर्मनी के चांसलर वो मौजूद थे, और ये तमाम नेता मिल रहे थे, बात कर रहे थे इस चीज को लेकर कि अगर रूस और अमेरिका के बीच में रजामंदी हो जाती है, दोनों के बीच राजीनामा हो जाता है, यूक्रेन अलग थलग पड़ जाता है, तो यूरोप क्या करेगा? और यूरोप यदि इस मामले के अंदर, यानी यूरोप अगर वहां अपनी फौजें भेजता है तो क्या होगा? क्योंकि यह सवाल सर्गेई लावरोव से भी पूछा गया था, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, और सर्गेई लावरोव की तरफ से इस मामले को लेकर जो बयान दिया गया, सर्गेई लावरोव से भी यह सवाल किया गया, तो सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस को यह कतई राजी नहीं होगा, चाहे नाटो यूक्रेन में आए या यूरोपीय फौजी जो हैं वो यूक्रेन के अंदर आए, रूस इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। यानी एक और कन्फ्रंटेशन का मोर्चा है। यूक्रेन को बचाने के लिए यह प्रस्ताव बहुत दिनों से चल रहा है कि यूरोप के देश, यानी खास तौर पर जिसके अंदर ईयू के देश हैं, साथ ही ब्रिटेन उसके अंदर शामिल है, वो अपने फौजी भेजना चाहता है। बाकायदा एक फार्मूला भी इसके अंदर बनाया गया था, कौन सा देश कितने फौजी भेजेगा, यूक्रेन के कौन से इलाकों के अंदर वो फौजी भेजे जाएंगे, ये तमाम चीजें चल रही हैं। ये तो हुई रूस और यूक्रेन के जंग के मोर्चे की बात, क्योंकि यहां पर अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। लेकिन कुछ तय जो है वो गाजा के अंदर पहले ही हो गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने बुलडोजर भेजें, करीब 5 करोड़ टन गाजा के अंदर जो मलबा है उसे हटाकर वहां से लोगों को हटाने के बाद वहां नई इमारतें बनाएं, उससे पहले ही राहत सामग्री और बुलडोजर, खास तौर पर इजिप्ट के झंडे और कतर के झंडे के साथ में जो बुलडोजर हैं वो राफा बॉर्डर और गाजा के इलाके के अंदर एंटर कर रहे हैं, चूंकि इजिप्ट और कतर जो हैं वो गारंटर हैं। और इसी बीच में एक बयान जो है वो आया है खलील अल हया का, जो कि हमास का लीडर है, और हमास के लीडर का दोहा से आया ये बयान क्या कहता है? ये बयान कहता है कि हम इजराइल के साथ में दूसरे चरण का जो सीज फायर है, दूसरे चरण जो सीज फायर का दूसरा चरण है, उसको लेकर राजीनामा करने के लिए, बात करने के लिए, उसे तय करने के लिए हम तैयार हैं। साथ ही जो हॉस्टेजेस का मुद्दा है उस पर भी हम आगे की बात करने को तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमास को अल्टीमेटम दिया गया था, कहा गया था
कि वो शनिवार को यानी बीता शनिवार जो है उसको दोपहर 12 बजे तक तमाम जो हॉस्टेजेस हैं उन्हें रिहा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया हमास ने। और इसको लेकर फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि हम ये इजराइल पर छोड़ते हैं कि वो क्या करना चाहता है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एक राजनीति यहां भी चल रही है, हमास गाजा के अंदर टिके रहना चाहता है। जो पश्चिमी एशिया के मुल्क हैं वो चाहते हैं कि हमास रहे या न रहे, लेकिन गाजा से लोगों को नहीं हटाया जाना चाहिए। जॉर्डन के किंग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, वहां भी उन्होंने मान मनोबल की, उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं होगा। साथ ही इजिप्ट लगातार कोशिश और कवायद कर रहा है कि यह रजामंदी बन जाए कि गाजा से लोगों को न हटाया जाए, खासतौर पर गाजा से लोगों को हटाकर जॉर्डन या मिस्र में नहीं भेजा जाए, क्योंकि इससे एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इस जिद पर अड़े हुए हैं। वो लगातार अमेरिका का दबाव इन तमाम देशों के ऊपर बना रहे हैं कि इन्हें मान जाना चाहिए, गाजा को खाली कर दिया जाना चाहिए। साथ ही गाजा से लोगों को हटाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने एक अथॉरिटी भी बना दी है। लेकिन साथ साथ एक राजनीति जो है वो चल रही है इजराइल के अंदर भी, क्योंकि इजराइल के अंदर भी इस चीज को लेकर टेंशन हो रहा है। लगातार यह कहा जा रहा है कि किसने पीस डील को नहीं होने दिया, इस मामले को लेकर कमेंट्री चल रही है। उस कमेंट्री के जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल ऑब्स्टिकल जो है वो हमास की तरफ से जो लगाया गया, हमास इस रास्ते को रोकता रहा, उसने ये डील नहीं होने दी। जबकि इस मामले को लेकर कई लोगों की तरफ से खंडन भी किया गया, क्योंकि उनके अपने कैबिनेट के साथी ये कह रहे हैं कि हमने भी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इस बात का दबाव बनाया था कि यह हॉस्टेज डील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोआर गैलांट जो कि रक्षा मंत्री थे उनका बयान आया था, स्मोट्रिच उनका बयान आया था, साथ ही जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनकी कैबिनेट के कई लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर है ये ठीक नहीं है। तो इस मामले को लेकर भी एक घिरे हुए शख्स की तस्वीर यहां पर नजर आती है बेंजामिन नेतन्याहू की। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो इस घेराव से निकल जाएं, यहां पर किसी तरीके से जो है वो एक समझौता बन जाए, यहां किसी तरीके से कोई रास्ता निकल जाए, और उसी की जो कोशिश और कवायद है वो यहां चल रही है। फिलहाल जो अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया था वो अल्टीमेटम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया था, दिस इज अ रिस्पॉन्स वाज सेंसर्ड टुनाइट, ये चैनल 12 को दिया, उनका एक इंटरव्यू था, उनके बयान को लेकर भी एक राजनीति चल रही है, क्योंकि खास तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को लेकर कि अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में क्या खिचड़ी पकी है गाजा को लेकर। क्योंकि एक तरफ कतर और इजिप्ट के जो बुलडोजर हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं गाजा को साफ करने के लिए, लोगों के घर वहां पर ठीक करने के लिए। साथ ही जो अल्टरनेटिव प्लान की बात इजिप्ट की तरफ से कही जा रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए दोनों देश दिखना चाहते हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर के लिए ही सही लेकिन रुक जाएं, इस जिद पर ना अड़े कि गाजा से लोगों को खाली किया जाए। यानी बहुत तेजी से अंतरराष्ट्रीय राजनीति यहां भी करवट बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक ये मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कतर के अमीर हैं, यानी वो कतर जिसने गाजा के अंदर अपने बुलडोजर भेजे हैं, उस कतर के अमीर के साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात जो है, उस मुलाकात के अंदर इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई है। यानी गाजा के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच में मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच में साझेदारी मजबूत करने को लेकर भी बात हुई है। लेकिन यह सवाल जब पूछा गया तब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया, जरा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये बयान महत्वपूर्ण है। In today's meeting regarding whether Israel-Hamas was discussed, as I mentioned, both the leaders talked about the regional and international issues of mutual interest. Naturally, the Middle East situation and the evolving situation over there came up for discussions. Both sides conveyed their mutual positions that we have on the Israel-Hamas issue. India conveyed its own position, the Qatari side conveyed their own position, and we exchanged views. Both the leaders had discussions on that. यानी दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई और दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बताई हैं। भारत की पोजीशन बिल्कुल साफ है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि इस मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए निकलेगा। भारत के संबंध फिलिस्तीन से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं, और भारत इस तमाम अच्छे संबंधों के बावजूद ये कहता रहा है कि यहाँ पर
द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है भारत उसका समर्थक है, यानी एक अलग स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनना चाहिए और दोनों देश शांति से रह सकें। इस मामले का जो फॉर्मूला है वो बातचीत की मेज पर निकलेगा। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं वो बातचीत को होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला बना, यानी जो सीज फायर हुआ है जिसको लेकर गाजा के अंदर इस समय युद्ध विराम हुआ है, वो कतर में ही हुआ है, दोहा में ही हुआ है और दोहा गारंटर भी है। यानी गाजा के अंदर जो पीस फॉर्मूला चल रहा है इस समय, गाजा के अंदर जो स्थिति है इस समय, उसके अंदर बतौर गारंटर जो है वो इजिप्ट है, यानी ये इजिप्ट, और साथ ही कतर जो है वो यहां पर गारंटर है। और यहां पर दोनों ही देशों ने, यानी इजिप्ट ने और कतर ने अपने बुलडोजर पहले ही भेजे हैं। ये जो रफा बॉर्डर का इलाका है यहीं से वो बुलडोजर भेजे गए थे और ये बुलडोजर भेजे गए हैं ताकि अमेरिका के बुलडोजर वहां पर आए, कार्रवाई करें, लोगों को हटाएं। उसके पहले ये दोनों देश जाके वहां पर मलबे को हटाने का काम शुरू कर देना चाहते हैं। साथ ही इजराइल को भी इस मामले के लिए रजामंद करने के लिए उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। यानी एक दबाव की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा रोलर कोस्टर इस समय चल रहा है। देखना यह है, कोशिश यह है कि कैसे रूस और यूक्रेन की जंग का मोर्चा थमता है, साथ ही कतर के मध्यस्थता, भारत की मध्यस्थता, तमाम देशों की कोशिश और इन तमाम चीजों के बीच में कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक रजामंदी का फॉर्मूला बन पाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने कार्यकाल के जो पीस फॉर्मूला है उस पर लौटते हैं या वाकई में वो गाजा की जिद पर अड़े रहते हैं कि गाजा तो मुझे खाली चाहिए, वहां मैं होटल बनाना चाहता हूं, रिसोर्ट बनाना चाहता हूं। क्या गाजा के अंदर फिलिस्तीन के लोग रहेंगे या अमेरिका की जिद के बाद में वहां पर रिसोर्ट बनेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। साथ ही आप देश दुनिया की कौन सी खबर दूरबीन की नजर से देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।